6.1 परिचय। प्रकार्यवाद सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में एक दृष्टिकोण है जो समाज को भागों की एक जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखता है, जहां प्रत्येक भाग संपूर्ण को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। समाजशास्त्र का लक्ष्य प्रत्येक भाग के योगदान को समझना है और वे एक साथ संगठित तरीके से कैसे काम करते हैं। फंक्शन शब्द, जो लैटिन से लिया गया है, का अर्थ है प्रदर्शन करना या किसी उद्देश्य की पूर्ति करना। यह अवधारणा वास्तुकला, राजनीति, प्रबंधन, गणित और रोजमर्रा की बातचीत में लागू होती है। इसके विविध अर्थ हैं, जैसे नौकरी या उद्देश्य। लेवी जूनियर 1968-22 फंक्शन के विभिन्न अर्थों के लिए एक ही शब्द का उपयोग करने की चुनौती को नोट करते हैं। समाज का विश्लेषण करने के एक दृष्टिकोण के रूप में प्रकार्यवाद की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक मानव विज्ञान में हुई और बाद में 1930 के दशक में समाजशास्त्र तक इसका विस्तार हुआ। इसकी जड़ें कार्बनिक सादृश्य की प्राचीन अवधारणा से जुड़ी हैं, जिसका उपयोग प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों द्वारा किया जाता था। अरस्तु ने चीजों के अंतिम कारण के रूप में टेलोस, उद्देश्य, का विचार पेश किया। एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ का रूपक भी इस विचार को दर्शाता है, जो एक स्वचालित तंत्र का सुझाव देता है जो बढ़े हुए श्रम के माध्यम से धन और व्यक्तिगत कल्याण को अधिकतम करता है। शब्द टेलियोलॉजी, जो टेलोस से लिया गया है, का अर्थ है कि सब कुछ एक उद्देश्य से निर्धारित होता है। विद्वानों का लक्ष्य विभिन्न संदर्भों में उस उद्देश्य की खोज करना है। कुछ लेखक फ्रांसीसी क्रांति के बाद 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत के विद्वान क्लॉड हेनरी डी सेंट साइमन को समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। वे ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके लेखन में दो प्रमुख विचार समाहित हैं। पहला विचार समाज का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने का सुझाव देता है और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक समाज में उसके विरोधाभासों के बीज होते हैं, जो समय के साथ परिवर्तन का कारण बनते हैं। सेंट साइमन भी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में क्रांति के महत्व को स्वीकार करते हैं। सेंट साइमन के सहयोगी और समाजशास्त्र शब्द गढ़ने वाले अगस्टे कॉम्टे 1789 से 1857 ने समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की धारणा का विस्तार किया है। वह इस दृष्टिकोण को सकारात्मकवाद या सकारात्मक दर्शन कहते हैं। कॉम्टे के अनुसार समाज के अध्ययन की विधियां प्राकृतिक और जैविक विज्ञान से ली जानी चाहिए। लक्ष्य विकास के नियमों और समाज के कार्यप्रणाली के नियमों को उजागर करना है। इसमें यह समझना शामिल है कि समय के साथ समाज कैसे विकसित हुआ है और इसके विभिन्न चरणों की जांच करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य यह समझना है कि समाज किसी विशिष्ट समय पर कैसे संचालित होता है। कॉम्टे का मानना है कि इस दृष्टिकोण के माध्यम से उत्पन्न ज्ञान समाज में सकारात्मक बदलाव की सुविधा प्रदान करेगा, सामाजिक पुनर्निर्माण और सुधार में सहायता करेगा। कॉम्टे का उद्देश्य समाजशास्त्र को प्राकृतिक और जैविक विज्ञान की तुलना में समाज के विज्ञान के स्तर तक ऊपर उठाना है। वह विज्ञान के पदानुक्रम में समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण स्थान देने की कल्पना करते हैं। इसे सबसे सामान्य और विशिष्ट विषय मानते हुए कॉम्टे समाजशास्त्र को पदानुक्रम के शिखर पर रखते हैं और इसे विज्ञान की रानी कहते हैं। इस इकाई में हम समाजशास्त्रीय लेखन में कार्य के विचार का पता लगाते हैं। हम प्रकार्यवाद के मौलिक विचारों की जांच से शुरुआत करते हैं और फिर रैडक्लिफ ब्राउन, मालिनोवस्की और पार्सन्स के सैद्धांतिक योगदान पर गौर करते हैं। 6.2 प्रत्यक्षवाद से प्रकार्यवाद तक। प्रकार्यवाद प्रत्यक्षवाद के दर्शन में निहित है, जिसमें कॉम्टे एक जीव के रूप में समाज की सादृश्यता का उपयोग करते हैं। यह जैविक सादृश्य समाज को परस्पर जुड़े हिस्सों की एक प्रणाली के रूप में देखने में मदद करता है, जो कार्यात्मक दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। एमिल दुर्खीम
1858 से 1917 प्रकार्यवाद के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति कॉम्टे के विचारों से प्रभावित होते हुए भी उनके आलोचक हैं। एल्विन गोल्डनर 1973 ने दुर्खीम को असहज कॉम्टीन के रूप में वर्णित किया है। कॉम्टे के समान दुर्खीम दर्शन या जीव विज्ञान से अलग समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित करने में रुचि रखते हैं। वह समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के तुलनात्मक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन के रूप में देखते हैं, जो सोचने, कार्य करने और महसूस करने के तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर मौजूद है। सामाजिक तथ्य सामूहिकता या सामूहिक मन में उत्पन्न होते हैं। वे व्यक्तियों में निहित नहीं हैं, लेकिन भौतिक वस्तुओं के समान उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों को चीजें कम देश चॉइस माना जाता है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से और व्यक्ति के बाहर माना जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे भौतिक चीजों की तरह मूर्त हैं। अपने अध्ययन के लिए दुर्खीम प्राकृतिक और जैविक विज्ञान में प्राकृतिक और जैविक वस्तुओं के अध्ययन में उपयोग की जाने वाली समान मानसिकता को लागू करने का सुझाव देते हैं। कॉम्टे की तरह दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक और जैविक विज्ञान के तरीकों को लागू किया जा सकता है। हालांकि वह इन तरीकों को सामाजिक तथ्यों के विज्ञान के लिए सोच समझकर और आलोचनात्मक रूप से अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनकी पुस्तक द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 इन पद्धति संबंधी मुद्दों को संबोधित करती है। बॉक्स 6.1 सरलीकृत समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री उस चीज का उपयोग करते हैं जिसे दुर्खीम समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण कहते हैं। प्रत्येक स्पष्टीकरण के 2 भाग होते हैं, जैसा कि दुर्खीम 1895 123 कहता है। किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करने के लिए इसे उत्पन्न करने वाले प्रभावी कारण और इसके द्वारा पूरा किए जाने वाले कार्य की अलग से जांच की जानी चाहिए। पहला भाग कारणैतिहासिक स्पष्टीकरण है, जो अनुमान लगाने के बजाय ऐतिहासिक स्रोतों की जांच करके किसी घटना के कारणों को देखता है। दूसरा भाग कार्यात्मक है, जिसका अर्थ है कि एक भाग सामान्य सद्भाव स्थापित करने में समाज में क्या योगदान देता है। दुर्कहेम 1895 125। कार्य के बारे में दुर्खीम के विचार ने सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में बाद के प्रकार्यवादियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उनके लिए कार्य वह योगदान है जो एक हिस्सा अपने रखरखाव और कल्याण के लिए करता है। दुर्खीम के अनुसार कार्य एक सकारात्मक योगदान है जो समग्र रूप से समाज के लिए स्वाभाविक रूप से अच्छा है। यह समाज की निरंतरता और स्वस्थ रखरखाव सुनिश्चित करता है। प्रत्येक अंग अपना योगदान देकर समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो समाज जीवित रह सकता है और टिक सकता है। दुर्खीम अपने सभी अध्ययनों में सामाजिक कार्य के इस ढांचे को लागू करता है। अपने डॉक्टरेट कार्य में दुर्खीम 1893 ने डार्विन के इस विचार को चुनौती दी कि बढ़ती मानव आबादी अस्तित्व के लिए संघर्ष की ओर ले जाती है, जहां केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है। प्रतिस्पर्धा और उन्मूलन की धारणा का समर्थन करने के बजाय दुर्खीम का तर्क है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, नौकरियों की विशेषज्ञता के माध्यम से समाज अधिक विविध हो जाता है। अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं। यह विशेषज्ञता प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। दुर्खीम श्रम विभाजन के बारे में अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के स्पष्टीकरण को भी खारिज कर देते हैं, जैसे कि दावा है कि यह आर्थिक दक्षता बढ़ाता है या खुशी पैदा करता है, या इसके विपरीत लोगों को अपनी नौकरी से उबा देता है। वह उपयोगितावादी, आर्थिक और व्यक्तिवादी
मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनके विचार में उनमें से कोई भी वास्तव में श्रम विभाजन के वास्तविक कार्य और समाज में इसके योगदान की व्याख्या नहीं करता है। दुर्खीम के लिए श्रम विभाजन सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देकर एक समाजशास्त्रीय कार्य करता है। आधुनिक औद्योगिक समाज में कार्य विशेषज्ञता से परस्पर निर्भरता उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक एकीकरण होता है। ऑस्ट्रेलियाई टोटेमिज्म के अपने अध्ययन में डर्कहेम 1915 ने दर्शाया कि धर्म का उद्देश्य समाज के भीतर एकजुटता पैदा करना है, एक नैतिक समुदाय बनाना है जिसे चर्च कहा जाता है। दुर्खीम यह दर्शाने में रुचि रखते हैं कि सामाजिक तथ्य एक नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सामाजिक संस्थाएं एकीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करती हैं। इस दृष्टिकोण से वह उन घटनाओं की व्याख्या करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक लग सकती हैं। उदाहरण के लिए वह अपराध को सभी समाजों के सामान्य और स्वस्थ पहलू के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह सामूहिक भावनाओं को मजबूत करता है और नैतिकता और कानून के विकास में योगदान देता है। दुर्खीम का तर्क है कि आपराधिक व्यवहार की उपस्थिति समाज के लचीलेपन को इंगित करती है। अपराध का एक मानक स्तर बताता है कि समाज के पास सभी व्यक्तिगत मतभेदों को दबाने के लिए पूर्ण अधिकार का अभाव है। अपराध उन सामाजिक परिस्थितियों को प्रकट करता है जो व्यक्तियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने की अनुमति देती है। हालांकि अत्यधिक अपराध पैथोलॉजिकल बन जाता है, जिससे समाज की सामान्य कार्यप्रणाली खतरे में पड़ जाती है। दुर्खीम सामाजिक तथ्यों के सामान्य और पैथोलॉजिकल रूपों के बीच अंतर करते हैं। किसी समाज में जो सामान्य है वह सामान्य है और जो नहीं है वह पैथोलॉजिकल है। पहला समाज को एकीकृत करता है, जबकि दूसरा एकीकरण में बाधा डालता है और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रण की आवश्यकता होती है। दुर्खीम सामाजिक सुधार के प्रयासों का समर्थन करते हैं, लेकिन घटना के गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन पर जोर देते हैं। खंड 6.3 प्रकार्यवाद का परिसर में दुर्खीम में जैसे ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञानी द्वारा प्रयुक्त अर्थ में कार्यात्मकवादी नहीं है। रैडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की, हालांकि उन्होंने कार्यात्मकता शब्द का उपयोग नहीं किया है, फिर भी वे सामाजिक कार्य की अवधारणा को परिभाषित करते हैं। उनकी समाजशास्त्रीय व्याख्या में समाज का अध्ययन करने के लिए डायक्रोनिक, आनुवंशिक, विकासवादी और ऐतिहासिक और सिंक्रोनिक समाज यहाँ और अब दोनों दृष्टिकोण शामिल है। हालांकि दुर्खीम स्पष्ट रूप से समकालीन समाज के अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए धर्म के अपने अध्ययन में वह धार्मिक जीवन के सबसे बुनियादी रूप के रूप में ऑस्ट्रेलियाई कुलदेवतावाद से शुरुआत करते हैं। इस पर प्रारंभिक रूप में अटकलें लगाने के बजाय वह टोटेमवाद की संरचना और कार्य को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह कैसे जटिल समाजों में धर्म की भूमिका को समझने में सहायता करता है। समकालिक समाजों के अध्ययन पर इस जोर का बाद के विद्वानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत में पारंपरिक विकासवादी दृष्टिकोण जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें गिरावट आई। एक नए परिप्रेक्ष्य कार्यात्मकता को प्रमुखता मिली। एडम कूपर 1973 के अनुसार 1922 दो प्रभावशाली मोनोग्राफ के प्रकाशन के साथ कार्यात्मकता के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। रेडक्लिफ ब्राउन का द अंडमान आइलैंडर्स और मालिनोव्स्की का आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक इस दृष्टिकोण का विभिन्न विषयों, विशेषकर समाजशास्त्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। जबकि किंग्सले डेविस 1959 जैसे कुछ लोगों ने कार्यात्मकता में कुछ भी नया नहीं देखा, टैलकॉट पार्सन्स सहित अन्य कार्यात्मक मानवविज्ञानी के लेखन से प्रभावित थे। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत तक प्रकार्यवाद एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बना रहा,
जो कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद से लेकर दुर्खीम के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद और 20वीं सदी के प्रकार्यवादियों के कार्यों तक अपने 150 साल के इतिहास में विकसित हुआ। प्रकार्यवादियों के बीच मतभेदों के बावजूद, जैसे रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की के बीच प्रतिद्वंद्विता, उन्होंने 5 प्रमुख प्रस्ताव साझा किए। समाज या संस्कृति अन्य प्रणालियों जैसे सौर मंडल, यांत्रिक प्रणाली, परमाणु प्रणाली, रासायनिक प्रणाली या जैविक प्रणाली के समान एक प्रणाली है। समाज या संस्कृति संस्थानों, समूहों, भूमिकाओं, संघों और संगठनों सहित परस्पर जुड़े, परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित भागों से बना है। प्रत्येक भाग का अपना कार्य होता है, जो समाज या संस्कृति के समग्र कामकाज में योगदान देता है और अन्य भागों के साथ बातचीत करता है। सभी भागों के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण एक भाग में परिवर्तन से अन्य भागों में परिवर्तन होता है, या कम से कम उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। संपूर्ण समाज या संस्कृति, जिसे संपूर्ण कहा जाता है, उसके भागों के योग मात्र से बढ़कर है। इसे किसी एक भाग तक सीमित नहीं किया जा सकता है और कोई भी भाग पूरी तरह से संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता है। एक समाज या संस्कृति की अपनी पहचान, चेतना या दुर्खीम के शब्दों में सामूहिक चेतना होती है। 6.4 सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यवाद, रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की। समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक मानव विज्ञान में प्रारंभिक दृष्टिकोण विकासवादी था। यह विचार, जो पहले कॉम्टे और स्पेंसर के कार्यों में मौजूद था, 1859 में चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के बाद मजबूत आधार प्राप्त हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग हर मानवविज्ञानी ने 2 मुख्य प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, कोई सांस्कृतिक प्रथा या विशेषता कैसे अस्तित्व में आई? इसकी उत्पत्ति क्या थी? दूसरा, अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए इसे किन विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ा? दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण थे, लेकिन विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण प्रारंभिक विकासवादी, जिन्हें शास्त्रीय विकासवादी भी कहा जाता है, अटकलों और अनुमानों पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। उन्होंने उन कारणों और कारकों की कल्पना की जिनके कारण संस्थाओं का उदय हुआ और उनके विकास के चरण भी सामने आए। लुईस एच मॉर्गन और एडवर्ड बी टाइलर जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर इनमें से अधिकांश विकासवादियों ने अपना स्वयं का डेटा एकत्र नहीं किया। इसके बजाय वे यात्रियों, मिशनरियों, औपनिवेशिक अधिकारियों और गैर पश्चिमी समाजों से संपर्क रखने वाले सैनिकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर थे। वे जानते थे कि इस डेटा का अधिकांश हिस्सा पक्षपातपूर्ण, अतिरंजित, अधूरा या गलत हो सकता है। चूंकि ये मानवविज्ञानी स्वयं फील्डवर्क नहीं करते थे, इसलिए उन्हें आर्मचेयर मानवविज्ञानी होने की अप्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ब्रिटिश कार्यात्मक दृष्टिकोण के दोनों संस्थापकों, रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की, ने 19वीं सदी के विकासवाद की कड़ी आलोचना की। रैडक्लिफ ब्राउन 1952 ने तर्क दिया कि यह अनुमानित इतिहास पर आधारित था, एक शब्द जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, और इसमें प्रामाणिक इतिहास का अभाव था। उनके अनुसार यह छद्मैतिहासिक था और इसमें वैज्ञानिक मूल्य का अभाव था। मालिनोवस्की 1944 के लिए शास्त्रीय विकासवाद अनुमानित पुनर्निर्माणों का एक अंग था। इन विद्वानों ने एक बदलाव की शुरुआत की। आर्मचेयर मानवविज्ञान से लेकर फील्डवर्क आधारित अध्ययन तक। ऐतिहासिक अध्ययन, उत्पत्ति और विकास के चरण से लेकर समकालिक अध्ययन, समाज यहाँ और अभी। वृहद दृष्टिकोण, संपूर्ण समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन से सूक्ष्म दृष्टिकोण, विशेष रूप से छोटे पैमाने के समाजों पर ध्यान केंद्रित। समाज की सैद्धांतिक समझ से लेकर व्यावहारिक उपयोग तक वांछित परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान को लागू करना। मालिनोवस्की ने इस चिंता को व्यावहारिक मानवविज्ञान कहा।
बाद में ज्ञात कार्यात्मकवादियों का उद्देश्य अध्ययन का ध्यान समाज क्या था से हटाकर समाज क्या है पर केंद्रित करना था। उन्होंने लोगों के साथ उनके प्राकृतिक आवासों में रहकर और काल्पनिक तरीकों से हटकर सीधे क्षेत्र से सीखकर समाज का अध्ययन करने की वकालत की। प्रकार्यवादियों ने विकास और प्रसार प्रक्रियाओं की आलोचना नहीं की, इसके बजाय उन्होंने उनके महत्व को स्वीकार किया। रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की ने अपने फील्डवर्क आधारित अध्ययन को पूरा करने के बाद इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का इरादा किया। आपके द्वारा प्रदान किया गया अनुच्छेद AR के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा करता है। रैडक्लिफ ब्राउन, एक प्रमुख मानव विज्ञानी। यहाँ गद्यांश के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। कल्पनाशील इतिहास की आलोचना परिच्छेद में उल्लेख किया गया है कि रैडक्लिफ ब्राउन सहित प्रकार्यवादी कल्पनाशील इतिहास के माध्यम से अतीत के अध्ययन के खिलाफ थे और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते थे। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक परिवर्तनों की अंतर्दृष्टि के लिए प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे दस्तावेज अक्सर आदिम और पूर्व साक्षर समाजों के लिए उपलब्ध नहीं थे। वैज्ञानिक तरीके समाजों के विकास पर अटकलें लगाने के बजाय रैडक्लिफ ब्राउन ने अवलोकन, तुलना और सामान्यीकरण के निर्माण जैसे वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके वे क्या है का अध्ययन करने की वकालत की। कार्यात्मक अंतःसंबंधित प्रणाली। रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रत्येक समाज को कार्यात्मक रूप से परस्पर संबंधित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सामान्य कानून या कार्य संचालित होते हैं। वह संस्थाओं की उत्पत्ति और अतीत की खोज से हटकर समाजों की वर्तमान कार्यप्रणाली को समझने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कार्य और आवश्यकता। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक जीवन में कार्य की अवधारणा में एमिल दुर्खीम के योगदान को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने दुर्खीम द्वारा आवश्यकता शब्द के उपयोग और टेलीलॉजिकल परिप्रेक्ष्य को जन्म देने की इसकी क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की। रैडक्लिफ ब्राउन ने दूरसंचार संबंधी निहितार्थों से बचने के लिए आवश्यकता के बजाय अस्तित्व की आवश्यक शर्तें शब्द को प्राथमिकता दी। अनुभवजन्य दृष्टिकोण। रैडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि किसी समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों की पहचान करना एक अनुभवजन्य प्रश्न है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी समाज का अध्ययन विभिन्न प्रणालियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक विविध स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। स्थितियों की विविधता। रैडक्लिफ ब्राउन ने विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थितियों की विविधता को पहचाना। उन्होंने यह मानने के प्रति आगाह किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु का एक कार्य होना चाहिए या विभिन्न संस्कृतियों में वस्तुओं को एक ही कार्य करना चाहिए। संक्षेप में, रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण ने समाजों को कार्यात्मक रूप से परस्पर संबंधित प्रणालियों के रूप में समझने पर ध्यान केंद्रित किया, अनुभवजन्य अध्ययन पर जोर दिया और सामाजिक विकास की टेलीलॉजिकल व्याख्याओं के प्रति आगाह किया। रैडक्लिफ ब्राउन की कार्यात्मकता शब्द पर आपत्तियां और संरचनात्मक कार्यात्मक लेबल के लिए उनकी प्राथमिकता सामाजिक मानव विज्ञान के लिए अधिक कठोर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर उनके जोर को दर्शाती है। आइए रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के मुख्य बिंदुओं और मान्यताओं को तोड़े। कार्यात्मकवाद शब्द के प्रति नापसंदगी। रैडक्लिफ ब्राउन कार्यात्मकवाद शब्द को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वह इसे एक विचारधारा या दर्शन के रूप में देखते हैं। उनके परिप्रेक्ष्य में विज्ञान को विशेष विचारधाराओं की सदस्यता लेने के बजाय तरीकों से चिंतित होना चाहिए। उनका मानना है कि वैज्ञानिकों को किसी विशिष्ट वैचारिक ढांचे से बंधे रहने के बजाय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उनकी प्रभावशीलता के आधार पर तरीकों का चयन करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीकों पर ध्यान दें। रैडक्लिफ ब्राउन का तर्क है कि वैज्ञानिकों को विशिष्ट तरीकों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना चाहिए। इसके बजाय उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के सिद्धांतों के अनुसार किसी घटना का संतोषजनक अध्ययन करने में उनकी प्रभावशीलता के आधार पर तरीकों का चयन करना चाहिए।
वह किसी विशेष सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के साथ जुड़ने के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण और पद्धतिगत दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। जीव और समाज के बीच अंतर। रेडक्लिफ ब्राउन जीवों और समाज के बीच अंतर बताते हैं। जबकि एक जीव मर सकता है, एक समाज समय के साथ परिवर्तनों के बावजूद जीवित रहता है। किसी जीव की संरचना के विपरीत, जिसका अध्ययन तब भी किया जा सकता है जब उसके अंग काम करना बंद कर दे, मानव विज्ञान में सामाजिक संरचना केवल तभी देखी जा सकती है जब वह कार्य करती है। यह उन्हें सामाजिक मानव विज्ञान में संरचना और कार्य के बीच अटूट संबंध पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मान्यताएं। अस्तित्व के लिए आवश्यक एकीकरण। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि किसी समाज के अस्तित्व के लिए भागों का न्यूनतम एकीकरण एक आवश्यक शर्त है। यह एकीकरण समाज के विभिन्न घटकों के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। एकीकरण बनाए रखने के रूप में कार्य। रेडक्लिफ ब्राउन के विचार में कार्य की अवधारणा उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जो किसी समाज के भीतर आवश्यक एकीकरण या एकजुटता बनाए रखती है। ये कार्य सामाजिक संरचना की समग्र स्थिरता और निरंतरता में योगदान करते हैं। एकजुटता में योगदान देने वाली संरचनात्मक विशेषताएं। रेडक्लिफ ब्राउन का दावा है कि प्रत्येक समाज में विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान की जा सकती है और ये विशेषताएं आवश्यक एकजुटता के रखरखाव में योगदान करती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना मनमानी नहीं है, बल्कि समाज को बनाए रखने में कार्यात्मक उद्देश्यों को पूरा करती है। रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण कई प्रमुख धारणाएं बनाता है। सामाजिक व्यवस्था की कार्यात्मक एकता। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में कार्यात्मक एकता होती है, जिसका अर्थ है कि प्रणाली के भीतर प्रत्येक घटक समाज की समग्र स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। संरचनात्मक निरंतरता। समाज की संरचनात्मक निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के अंतर संबंध और समय के साथ सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव में उनके योगदान पर जोर दिया गया है। न्यूनतम एकजुटता। रेडक्लिफ ब्राउन स्वीकार करते हैं कि किसी सामाजिक व्यवस्था को जारी रखने के लिए कुछ न्यूनतम डिग्री की एकजुटता आवश्यक है। यह एकजुटता समाज की संरचनात्मक निरंतरता की नींव बनाती है। कॉरपोरेट समूह। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक एकीकरण को बनाए रखने में वंश प्रणाली जैसे कॉरपोरेट समूहों के महत्व को पहचानते हैं। ये समूह समाज के भीतर संघर्षों को सुलझाने और अधिकारों को परिभाषित करने में योगदान देते हैं। सामाजिक परिवर्तन, एकीकरण और संरचनात्मक निरंतरता पर जोर देते हुए रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। वह सामाजिक स्वास्थ्य, यूनोमिया, और सामाजिक बीमारी, डिस्नोमिया, को एक सातत्य पर दो चरम सीमाओं के रूप में देखते हैं, जिनके बीच में कहीं वास्तविक समाज विद्यमान है। दूसरी ओर मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद में मान्यताओं का एक अलग सेट है। प्रारंभिक बिंदु के रूप में व्यक्ति। मालिनोव्स्की ने अपना विश्लेषण व्यक्ति से शुरू किया, उन बुनियादी जैविक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए जिन्हें व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए पूरा करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को मनोवैज्ञानिक कार्यात्मकता कहा जाता है। संस्कृति एक अभिन्न प्रणाली के रूप में। मालिनोव्स्की संस्कृति को एक अभिन्न प्रणाली के रूप में देखता है, जहां प्रत्येक रीति-रिवाज, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा करते हैं। उनके कार्यात्मक विश्लेषण का उद्देश्य इस अभिन्न सांस्कृतिक प्रणाली के भीतर उनके कार्य के आधार पर विकास के सभी स्तरों पर मानवशास्त्रीय तथ्यों की व्याख्या करना है। कार्य सिद्धि। मालिनोव्स्की का मानना है कि सभ्यता में प्रत्येक तत्व को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट कार्य होता है और ये तत्व संपूर्ण संस्कृति के भीतर अपरिहार्य तथ्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का महत्व। यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि सांस्कृतिक तत्व व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं।
इन आवश्यकताओं की संतुष्टि समग्र रूप से समाज के अस्तित्व और कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, जबकि रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की दोनों मानव विज्ञान में कार्यात्मक दृष्टिकोण में योगदान करते हैं, रैडक्लिफ ब्राउन समाज के एकीकरण और संरचनात्मक निरंतरता पर जोर देते हैं, जबकि मालिनोवस्की व्यक्ति से शुरू करते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सांस्कृतिक तत्व व्यापक रूप से व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था। मालिनोवस्की का दृष्टिकोण 3 स्तरों को वर्गीकृत करता है: जैविक, सामाजिक, संरचनात्मक और प्रतीकात्मक। टर्नर 1987-50 से 1। प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जो समूहों और समाजों जैसी बड़ी संस्थाओं के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। मालिनोवस्की एक पदानुक्रम स्थापित करता है, सबसे नीचे जैविक प्रणाली को रखता है, उसके बाद सामाजिक, संरचनात्मक और अंत में प्रतीकात्मक प्रणाली को रखता है। एक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति बाद के स्तरों को प्रभावित करती है। जैविक आवश्यकताएं मूलभूत है, लेकिन इसका तात्पर्य न्यूनीकरणवाद नहीं है। प्रत्येक स्तर के अलग अलग गुण होते हैं और स्तरों का अंतर्संबंध एक एकीकृत संस्कृति का निर्माण करता है। मालिनोवस्की के केंद्र में संस्कृति विशिष्ट रूप से मानवीय है और उपमानवों में अनुपस्थित है। मनुष्य के सिमियन पूर्वजों से अलग होने के बाद से निर्मित भौतिक और गैर भौतिक पहलुओं को अपनाते हुए संस्कृति जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसे जैव सांस्कृतिक कार्यात्मकता कहा जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन से अंतर स्पष्ट है। संस्कृति मालिनोवस्की के लिए एक मौलिक अवधारणा, रैडक्लिफ ब्राउन के लिए एक ऐतिहासिक अवधारणा है। रैडक्लिफ ब्राउन का तर्क है कि सामाजिक संरचना के अध्ययन में संस्कृति का अध्ययन शामिल है, जिससे एक अलग क्षेत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जबकि सामाजिक संरचना में अवलोकन योग्य संस्थाएं शामिल होती है, संस्कृति लोगों के दिमाग में मौजूद होती है, आसानी से देखी नहीं जा सकती। रैडक्लिफ ब्राउन का लक्ष्य सामाजिक मानव विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा बनाना है, जिसे अनुभवजन्य रूप से जांच योग्य विषय वस्तु के साथ प्राप्त किया जा सके। मालिनोवस्की की पद्धति महत्वपूर्ण अनुक्रम की अवधारणा में निहित है, जिसका जैविक आधार है और सभी समाजों में मौजूद है। इन अनुक्रमों में 11 घटक शामिल हैं। प्रत्येक में एक आवेग, एक संबंधित शारीरिक कार्य और उस कार्य से प्राप्त संतुष्टि शामिल है। तालिका 6.1 देखें। तालिका शारीरिक आवेगों कॉलम ए में सूचीबद्ध, संबंधित क्रियाओं कॉलम बी में सूचीबद्ध और परिणामी संतुष्टि या समाधान कॉलम सी में सूचीबद्ध के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है। आइए जानें कि ये तत्व आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सांस लेने के लिए ड्राइव करें, हवा के लिए हांफना। अधिनियम बी ऑक्सीजन का सेवन। संतुष्टि सी ऊतकों में CO2 का उन्मूलन, उचित ऑक्सीजनेशन और श्वसन कार्य सुनिश्चित करना। भूख। अधिनियम बी भोजन का अंतर्ग्रहण। संतुष्टि सी तृप्ति, भूख बुझाना और पोषक तत्वों के अवशोषण के माध्यम से ऊर्जा की बहाली। प्यास। अधिनियम बी तरल का अवशोषण। संतुष्टि सी प्यास बुझाना और उचित जलयोजन सुनिश्चित करना। सेक्स की भूख। अधिनियम बी संयुग्मन, यौन गतिविधि। संतुष्टि सी डिट्यूमेसेंस, यौन तनाव का समाधान और संभावित रूप से प्रजनन संबंधी इच्छाओं की संतुष्टि। थकान। अधिनियम बी आराम, गतिविधि, नींद। संतुष्टि सी मांसपेशियों और तंत्रिका ऊर्जा की बहाली, थकान की संतुष्टि, बहाल ऊर्जा के साथ जागृति। बेचैनी। अधिनियम बी प्रभावी कार्य, संभावित रूप से खतरे या बचाव से बचना। संतुष्टि सी तनाव को दूर करना, विश्राम, सामान्य स्थिति में लौटना। तंद्रा। अधिनियम बी सो जाओ।
संतुष्टि सी बहाल ऊर्जा के साथ जागृति। मूत्राशय का दबाव। अधिनियम बी मूत्र त्याग। संतुष्टि सी पेट में आराम, उन्मूलन और मूत्राशय के दबाव से राहत। बृहदांत्र दबाव। अधिनियम बी शौच। संतुष्टि सी आराम, उन्मूलन और बृहदांत्र दबाव से राहत। डर। अधिनियम बी खतरे से बचना या प्रभावी बचाव। संतुष्टि सी संभावित रूप से सूचीबद्ध कुछ भी नहीं है, लेकिन भागने या टालने का कार्य भय से राहत दिला सकता है। दर्द। अधिनियम बी स्पष्ट रूप से कुछ भी सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन दर्द से बचने या कम करने के लिए कार्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। संतुष्टि सी संभावित रूप से कुछ भी सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन दर्द के समाधान से सामान्य स्थिति में वापसी हो सकती है। संक्षेप में, तालिका शारीरिक आवेगों, उन आवेगों को संबोधित करने के लिए की गई संगत कार्रवाइयों और अंतर्निहित आवश्यकता या ड्राइव की परिणामी संतुष्टि या समाधान के बीच संबंध को दर्शाती है। क्रियाएं अनुकूली व्यवहार है जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने और संतुष्टि या संतुलन की स्थिति लाने का काम करती है। प्रत्येक संस्कृति में स्थायी महत्वपूर्ण अनुक्रम शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, नींद को ही लीजिए। जब आप सोते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उनींदापन महसूस करते हैं, और जब आप जागते हैं तो आप संतुष्ट महसूस करते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बहाल हो जाती है। मालिनोवस्की 1944, 77, बर्नार्ड 2068। मालिनोवस्की ने 7 जैविक आवश्यकताओं की एक सूची के साथ इस पर विस्तार किया है और प्रत्येक संस्कृति उन्हें कैसे संबोधित करती है। विवरण के लिए तालिका 6.2 देखें। सभी संस्कृति में शामिल स्थायी महत्वपूर्ण अनुक्रम। उदाहरण के लिए, नींद आने का एहसास तब होता है जब हम सोने वाले होते हैं, और जब हम नई ऊर्जा के साथ जागते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। मालिनोवस्की 1944, 77, बर्नार्ड 2068। मालिनोवस्की ने इस पैटर्न पर 7 बुनियादी जैविक आवश्यकताओं का विस्तार किया है और बताया है कि विभिन्न संस्कृतियां उन्हें कैसे संबोधित करती हैं। तालिका 6.2 देखें। आपके द्वारा प्रदान की गई तालिका बुनियादी जरूरतों कॉलम ए और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं कॉलम बी के बीच संबंध को रेखांकित करती प्रतीत होती है। आइए प्रत्येक कॉलम में शब्दों के बीच अंतर संबंध को तोड़ें। चयापचय कमिश्रिएट। चयापचय उन रासायनिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो जीवन को बनाए रखने के लिए एक जीवित जीव के भीतर होती है। कमिश्नरी भोजन और आपूर्ति के प्रावधान से संबंधित है। इस संदर्भ में इसमें जीविका प्रदान करके व्यक्तियों की चयापचय आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल हो सकता है। प्रजनन रिश्तेदारी। प्रजनन में संतान पैदा करने की प्रक्रिया शामिल होती है। रिश्तेदारी का तात्पर्य रक्त संबंधों या विवाह पर आधारित सामाजिक संबंधों से है। यह प्रजनन से निकटता से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें पारिवारिक संरचना और नए सदस्यों के जन्म के माध्यम से बनने वाले संबंध शामिल है। शारीरिक आराम आश्रय। शारीरिक आराम में किसी व्यक्ति की शारीरिक भलाई और आराम शामिल है। आश्रय सुरक्षा और एक भौतिक स्थान प्रदान करता है जहां व्यक्ति शारीरिक आराम का अनुभव कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित और आरामदायक रहने वाले वातावरण की आवश्यकता को संबोधित करता है। सुरक्षा। सुरक्षा सुरक्षा में नुकसान या खतरे से मुक्ति शामिल है। सांस्कृतिक संदर्भ में संरक्षण व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा का प्रावधान और उपाय किए जाते हैं। आंदोलन गतिविधियां। गति का तात्पर्य शारीरिक गतिशीलता और यात्रा करने या स्थिति बदलने की क्षमता से है। सांस्कृतिक प्रतिक्रिया कॉलम की गतिविधियों में सांस्कृतिक प्रथाएं और अनुष्ठान शामिल हो सकते हैं जिनमें नृत्य, समारोह या अन्य शारीरिक गतिविधियां जैसे आंदोलन शामिल होते हैं। विकास प्रशिक्षण।
वृद्धि, विकास या परिपक्वता की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशिक्षण का तात्पर्य उन शैक्षिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं से है जिनसे व्यक्ति बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित होते हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वच्छता में ऐसी प्रथाएं और स्थितियां शामिल हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, सफाई और स्वच्छता पर जोर देती है। संक्षेप में, कॉलम ए में शब्द मौलिक जैविक और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कॉलम बी में शब्द संबंधित सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं या सामाजिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सांस्कृतिक संदर्भ में इन जरूरतों को संबोधित और पूरा करते हैं। यह तालिका दर्शाती है कि कैसे सांस्कृतिक प्रथाएं और संरचनाएं बुनियादी मानवीय जरूरतों की पूर्ति के साथ जुड़ी हुई है, जिससे सामाजिक ढांचे के भीतर मानव कल्याण की व्यापक समझ बनती है। किसी समाज में पहली आवश्यकता भोजन है और सांस्कृतिक प्रथाएं भोजन प्राप्त करने के इर्द-गिर्द घूमती है। मालिनोवस्की ने भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कमिश्रिएट शब्द का उपयोग किया है और इसकी तुलना भोजन पहुंचाने वाले काफिले से की है। दूसरी आवश्यकता है प्रजनन, समाज की जैविक निरंतरता सुनिश्चित करना। इस आवश्यकता की सांस्कृतिक प्रतिक्रिया रिश्तेदारी है, जो सेक्स और विवाह को नियंत्रित करती है। मालिनोवस्की ने 4 गुना अनुक्रमों की पहचान की, जिन्हें वाद्य अनिवार्यताएं कहा जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा और राजनीतिक संगठन शामिल है। प्रतीकात्मक प्रणाली की ओर बढ़ते हुए वह संस्कृति में धर्म, जादू, विश्वास और मूल्यों की भूमिका की पड़ताल करते हैं। इसके बाद हम टैलकॉट पार्सन्स 1902 से 1979 और रॉबर्ट के मेर्टन 1910 से 2003 के प्रकार्यवाद पर चर्चा करेंगे। 1975 के एक महत्वपूर्ण लेख में पार्सन्स ने खुद को और अपने छात्र मेर्टन को कट्टर फंक्शनलिस्ट के रूप में संदर्भित किया है। वह बताते हैं कि उन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मकता शब्द को क्यों त्याग दिया, जो पहले उनके दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पार्सन्स के अनुसार संरचना एक जीवित प्रणाली के हिस्सों के बीच संबंधों के समूह को शामिल करती है और ये संबंध समय के साथ अनुभवजन्य रूप से स्थिर होते हैं। प्रक्रिया सहसंबंधी अवधारणा सिस्टम या उसके प्रासंगिक भागों की स्थिति में परिवर्तन को संदर्भित करती है। संरचना स्थिरता पर जोर देती है, जबकि प्रक्रिया परिवर्तन पर केंद्रित होती है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किसी सामाजिक व्यवस्था, संरचना में रिश्तों के पैटर्न को उस व्यवस्था, प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों से अधिक उजागर करता है। उल्लिखित लेख में पार्सन्स बताते हैं कि फंक्शन का विचार अधिक उन्नत सैद्धांतिक स्तर पर है। यह संरचना या प्रक्रिया की अवधारणाओं की तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक है, भले ही फंक्शन में बाद वाला शामिल हो। फंक्शन की अवधारणा संरचनाओं के अस्तित्व और प्रकृति से उत्पन्न परिणामों पर केंद्रित है, जिन्हें अनुभवजन्य रूप से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका संबंध इन प्रणालियों में होने वाली प्रक्रियाओं से है। पार्सन स्वीकार करते हैं कि संरचनात्मक कार्यात्मकता का उनका मूल विचार समाज का विश्लेषण इस तरह करता था मानो वह स्थिर हो। हालांकि नया सूत्रीकरण प्रकार्यवाद के नाम पर संरचना से अधिक कार्य पर जोर देते हुए परिवर्तन और विकास पर अधिक विचार करता है। इस नए दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रक्रियाओं के कार्यों और स्थैतिक संरचनाओं पर उनके प्रभाव का पता लगाना है। उदाहरण के लिए, कोई अमेरिकी संदर्भ में यह जांच कर सकता है कि महिलाओं को शिक्षित करने की प्रक्रिया परिवार जैसी स्थिर संरचनाओं को कैसे प्रभावित करती है। पार्सन्स का प्रकार्यवाद कार्यात्मक अनिवार्यताओं के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जो किसी प्रणाली के चालू अस्तित्व के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। पार्सन्स 1951। इसे एजीआईएल मॉडल, पार्सन्स द्वारा पहचाने गए 4 कार्यों के पहले अक्षरों से प्राप्त
या चार कार्य प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति छोटे समूहों में नेतृत्व प्रयोगों पर रॉबर्ट एफ बेल्स के साथ पार्सन्स के संयुक्त कार्य से हुई थी। रोचर 1974। ये चार कार्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किसी प्रणाली में संतुलन या संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है। समाजशास्त्र में पार्सन्स की प्रमुख चिंताओं में से एक वह है जिसे वह ऑर्डर की हॉब्सियन समस्या कहते हैं, जो एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थॉमस हॉब्स से प्रेरित है। हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के माध्यम से इस प्रश्न को संबोधित किया कि समाज में व्यवस्था कैसे स्थापित की जाती है। पार्सन्स ने पता लगाया कि ये चार कार्य किसी प्रणाली में संतुलन के उद्भव में कैसे योगदान करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समाज को अन्योन्याश्रित और आत्मसंतुलन के रूप में कार्यात्मकवादी का दृष्टिकोण एक जीव के जैविक मॉडल से मिलता जुलता है। पार्सन्स संतुलन में अपनी रुचि का श्रेय W.B. को देते हैं। कैनन की शारीरिक प्रक्रियाओं के होम्योस्टैटिक स्थिरीकरण की अवधारणा और एमहर्स्ट कॉलेज में उनका जीव विज्ञान अध्ययन, उन पर मलिनोस्की का प्रभाव स्पष्ट है, विशेषकर जैविक प्रणाली की प्रधानता के विचार का। समाज के संदर्भ में पार्सन्स का तर्क है कि संस्थाएं या संरचनाएं व्यवस्था की दृढ़ता के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करके संतुलन बनाए रखती है या फिर से स्थापित करती है। ये संस्थाएं या संरचनाएं भी आवर्ती समस्याओं को उसी तरह संबोधित करती हैं जैसे किसी जीव की इकाइयां समाज की संस्थाओं या संरचनाओं के बराबर अपने प्राकृतिक वातावरण में कैसे कार्य करती है। सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थान या संरचनाएं जरूरतों को पूरा करते हुए दैनिक आधार पर उचित रूप से कार्य करें। संतुलन प्राप्त करने के लिए समाज को समाजीकरण, सामाजिक मूल्यों के आंतरिककरण और विचलन को रोकने के लिए सामाजिक नियंत्रण तंत्र जैसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। समाज सहित सभी क्रिया प्रणालियों में चार मुख्य समस्याएं या आवश्यकताएं हैं: अनुकूलन ए, लक्ष्य प्राप्ति जी, एकीकरण आई और पैटर्न रखरखाव, जिसे बाद में अव्यक्त पैटर्न रखरखावतनाव प्रबंधन नाम दिया गया। पार्सन्स द्वारा विलंबता एल। पार्सन्स समाज को एक बड़े वर्ग के रूप में देखता है जो चार समान भागों में विभाजित है, जो AGIL के संक्षिप्त नाम के साथ कार्यात्मक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। चित्र 1 देखें। विचार यह है कि सभी प्रणालियों को जीवित रहने के लिए इन चार कार्यों को पूरा करना होगा। अनुकूलन ए, इसमें बाहरी वातावरण से पर्याप्त संसाधनों को सुरक्षित करना और उन्हें पूरे सिस्टम में वितरित करना शामिल है। समाज को अनुकूलन के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। एक बाहरी कार्य और समाज के संदर्भ में आर्थिक संस्था इस भूमिका को पूरा करती है। लक्ष्य प्राप्ति जी, यह कार्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनके बीच प्राथमिकताएं स्थापित करने के लिए संसाधन जुटाने के बारे में है। क्रिया की सामान्य प्रणाली में व्यक्तित्व यह कार्य करता है, जबकि समाज में इसे राजनीतिक संस्था को सौंपा जाता है, क्योंकि कार्यान्वयन और निर्णय लेने के लिए शक्ति महत्वपूर्ण है। लक्ष्य प्राप्ति संपूर्ण पहलुओं से संबंधित है और यह एक बाहरी कार्य है। एकीकरण चारक्षण प्रतिमान का हृदय माना जाता है। एकीकरण में एक चालू इकाई को बनाए रखने के लिए सिस्टम के अभिनेताओं या इकाइयों के बीच संबंधों का समन्वय, समायोजन और विनियमन शामिल है। कार्रवाई के सामान्य सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था इसे संभालती है, जबकि समाज में कानूनी संस्थाएं और अदालतें एकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह सिस्टम के अंत और आंतरिक पहलुओं से संबंधित है। विलंबता एल, पैटर्न रखरखाव और तनाव प्रबंधन इस फंक्शन में सिस्टम को ज्ञान और जानकारी प्रदान करना शामिल है। क्रिया के सामान्य सिद्धांत में संस्कृति ज्ञान का भंडार बनकर इसे पूरा करती है। संस्कृति अभिनय नहीं करती बल्कि अभिनेताओं को आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है। एकीकरण अभिनेताओं को प्रेरित करता है और आंतरिक तनावों के प्रबंधन के लिए तंत्र प्रदान करता है। सामाजिक मूल्य परिवार
धर्म और शिक्षा द्वारा प्रसारित और बनाए रखे जाते हैं। विलंबता प्रणाली में आंतरिक है, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन प्रदान करती है। समाजशास्त्र में अगिल मॉडल, जिसे समाजशास्त्री टैलकॉट पार्सन्स द्वारा विकसित किया गया था। एजीआईएल मॉडल एक संक्षिप्त नाम है जो 4 कार्यात्मक अनिवार्यताओं या उपप्रणालियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामाजिक प्रणालियों के अस्तित्व और अनुकूलन के लिए आवश्यक है। ये अनिवार्यताएं अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विलंबता है। अनुकूलन यह आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करके और परिवर्तनों को समायोजित करके अपने पर्यावरण के अनुकूल होने की प्रणाली की क्षमता को संदर्भित करता है। सामाजिक संदर्भ में इसमें आर्थिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण। उदाहरण के लिए, किसी समाज को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक संसाधनों के उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यशील आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता होती है। लक्ष्य प्राप्ति इस अनिवार्यता में लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने की प्रणाली की क्षमता शामिल है। सामाजिक संदर्भ में यह उन राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं से संबंधित है जो सामाजिक लक्ष्यों को स्थापित और कार्यान्वित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकार लोक कल्याण, न्याय और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। एकीकरण से तात्पर्य सद्भाव और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के समन्वय और विनियमन से है। परिवार, शिक्षा और धर्म जैसी सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को बड़े सामाजिक ढांचे में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों को सामाजिक बनाने और साझा मूल्यों और मानदंडों को स्थापित करने में मदद करती है। विलंबता में सांस्कृतिक और मानक पहलू शामिल हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। इसमें साझा मूल्य, विश्वास और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक संस्थाएं एक नैतिक और नैतिक ढांचा प्रदान करके अव्यक्त कार्यों में योगदान करती हैं, जो व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक मानदंडों का मार्गदर्शन करता है। संक्षेप में, एजीआईएल मॉडल एक सामाजिक प्रणाली के अस्तित्व और निरंतर कामकाज के लिए बुनियादी कार्यात्मक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक समाज के भीतर विभिन्न उपप्रणालियों की परस्पर निर्भरता और अंतर संबंध पर जोर देता है। इन कार्यात्मक अनिवार्यताओं को पूरा करके एक सामाजिक प्रणाली स्थिरता बनाए रख सकती है, परिवर्तनों के अनुकूल हो सकती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि एजीआईएल मॉडल प्रभावशाली रहा है, इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है और समय के साथ अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा इसे अनुकूलित और संशोधित किया गया है। एजीआईएल मॉडल टैलकॉट पार्सन्स द्वारा विकसित एक ढांचा है और यह मुख्य रूप से सामाजिक प्रणालियों के कार्यों पर केंद्रित है। दूसरी ओर, कार्रवाई सिद्धांत का सामान्य स्तर आमतौर पर टैलकॉट पार्सन्स या एजीआईएल मॉडल से जुड़ा शब्द नहीं है। हालांकि मैं समाजशास्त्र में क्रिया सिद्धांत का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करूंगा और फिर बताऊंगा कि एजीआईएल के कार्य सामाजिक प्रणालियों से कैसे संबंधित है। क्रिया सिद्धांत। समाजशास्त्र में क्रिया सिद्धांत आमतौर पर एक ऐसे परिप्रेक्ष्य को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों के कार्यों का विश्लेषण करके सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। यह मानव व्यवहार के पीछे की प्रेरणाओं, इरादों और अर्थों की पड़ताल करता है। मैक्स वेबर अक्सर क्रिया सिद्धांत के विकास से जुड़े होते हैं, जो सामाजिक क्रिया को समझने के महत्व और व्यक्तियों द्वारा उनके कार्यों के लिए व्यक्तिपरक अर्थों पर जोर देते हैं। एजीआईएल के कार्य और सामाजिक प्रणालियाँ। अब इसे अगिल मॉडल से जोड़ रहे हैं। अनुकूलन एक क्रिया सिद्धांत के संदर्भ में व्यक्तिगत क्रियाओं को पर्यावरण के प्रति अनुकूली प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है।
लोग स्थिति की अपनी धारणा और अपने लक्ष्यों के आधार पर चुनाव करते हैं और कार्रवाई करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति जी कार्य अक्सर उद्देश्यपूर्ण होते हैं और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित होते हैं। व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों में संलग्न होते हैं। एकीकरण सामाजिक क्रियाएं पृथक नहीं हैं, वे आपस में जुड़े हुए और जुड़े हुए हैं। इस अर्थ में एकीकरण को सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत कार्यों के समन्वय के रूप में समझा जा सकता है। विलंबता क्रिया सिद्धांत के सांस्कृतिक और मानक पहलू एजीआईएल मॉडल में अव्यक्त कार्यों के साथ संरेखित होते हैं। साझा मूल्य, विश्वास और सांस्कृतिक मानदंड व्यक्तिगत कार्यों को प्रभावित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता में योगदान करते हैं। संक्षेप में, क्रिया सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्तिगत क्रियाएं सामाजिक प्रणालियों के समग्र कामकाज और स्थिरता में कैसे योगदान करती है। एजीआईएल मॉडल सामाजिक प्रणालियों की कार्यात्मक अनिवार्यताओं को समझने के लिए एक वृहद स्तरीय रूपरेखा प्रदान करता है, जबकि कार्रवाई सिद्धांत व्यक्तिगत कार्यों के सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण और व्यापक सामाजिक संदर्भ के लिए उनके निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। दोनों दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय घटनाओं की व्यापक समझ में योगदान करते हैं। पार्सन्स 1973 ने जेराल्ड प्लैट के साथ मिलकर अमेरिका में उच्च शिक्षा पर एक अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान के लिए तर्कसंगत या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में माहिर है। अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रमुख साझा मूल्य संज्ञानात्मक तर्कसंगता है, जो समकालीन अमेरिकी समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली पैटर्न के रखरखाव में भूमिका निभाते हुए अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रसारित और कायम रखती है। पार्सन्स ने सभी प्रणालियों और उनके उपप्रणालियों में विभिन्न कार्यों के अनुरूप उपप्रणालियों का विश्लेषण करने के लिए एजीआईएल मॉडल का उपयोग किया। चित्र 1 देखें। क्रिया सिद्धांत के सामान्य स्तर पर जैविक जीव अनुकूलन करता है, व्यक्तित्व प्रणाली लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करती है, सामाजिक प्रणाली इकाइयों को एकीकृत करती है और सांस्कृतिक प्रणाली पैटर्न रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करती है। सामाजिक व्यवस्था को आगे 4 एजीआईएल कार्यों में विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था अनुकूलन करती है, जबकि राजनीतिक संस्था लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करती है। एकीकरण के लिए जिम्मेदार उपप्रणाली को सामाजिक समुदाय कहा जाता है, जो फर्डिनेंड टॉनीस की जेमिन्सचाफ्ट समुदाय की अवधारणा की याद दिलाता है। यह समुदाय एकजुटता और मानदंडों, मूल्यों और संस्थानों के प्रति वफादारी को बढ़ावा देता है। पार्सन्स के अनुसार प्रत्ययी प्रणाली ट्रस्ट या ट्रस्टीशिप से निपटने, पैटर्न रखरखाव के कार्य को संभालती है। यह प्रणाली नैतिक मूल्यों, विश्वासों और अभिव्यंजक प्रतीकों को उत्पन्न और वैध बनाती है। प्रत्येक उपप्रणाली का एक प्रणाली के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। इसे ऐसे भागों में विभाजित किया जा सकता है जो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विलंबता कार्य करते हैं। इस विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रणालीगत दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। 6.6 निष्कर्ष। पार्सन्स का एजीआईएल मॉडल एक आदर्श प्रकार है जो सरल समाजों के बजाय जटिल समाजों में बेहतर फिट बैठता है। सरल समाजों में संस्थाओं का विलय हो सकता है, जिससे एक ही संस्था को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए परिवार को लें, जो न केवल युवाओं को सामाजिक रूप देने जैसी पारंपरिक भूमिकाएं संभालता है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्य भी करता है। साम्यवादी समाजों में पार्टी उत्पादन और वितरण जैसी दोनों आर्थिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है, जिससे अनुकूलन और लक्ष्य प्राप्ति के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती है। पार्सन्स के सिद्धांत को अक्सर भव्य सिद्धांत कहा जाता है,
एक व्यापक और एकीकृत व्याख्या में महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक शक्ति होती है। हालांकि उनके छात्र रॉबर्ट मेर्टन ऐसे व्यापक सिद्धांतों के बारे में संदिग्ध हैं। उन्हें वास्तव में उपयोगी होने के लिए बहुत सामान्य मानते हैं। मेर्टन 1957। इसके बजाय मेर्टन मध्यस्तर मध्य श्रेणी सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं, जो सामाजिक घटनाओं के विशिष्ट पहलुओं जैसे समूह, सामाजिक गतिशीलता या भूमिका संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मध्य श्रेणी दृष्टिकोण के कारण मेर्टन की कार्यात्मकता पार्सन से काफी भिन्न है। मेर्टन सभी समाजों पर लागू सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज को अस्वीकार करते हैं, पहले के विचार को अस्वीकार करते हैं कि आवर्ती सामाजिक घटनाओं को केवल समाज के लिए उनके लाभों से समझाया जाना चाहिए। वह पहले के प्रकार्यवादियों के 3 सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। समाज की कार्यात्मक एकता का अभिधारणा अपने भागों के योगदान के कारण समाज में एकता मानता है। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद का अभिधारणा यह मानता है कि सभी सामाजिक या सांस्कृतिक रूपों में समाज की भलाई के लिए सकारात्मक कार्य होते हैं। अपरिहार्यता का अभिधारणा यह मानता है कि किसी सामाजिक या सांस्कृतिक रूप का कार्य समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मेर्टन का तर्क है कि इन अभिधारणाओं में अनुभवजन्य औचित्य का अभाव है, क्योंकि विशेष संस्थाएं कार्यों को पूरा करने वाली एकमात्र संस्था नहीं है। उन्होंने कार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा पेश की, जिसमें दिखाया गया कि विभिन्न रूप एक ही कार्य कर सकते हैं। मेर्टन कार्यात्मक विश्लेषण के संहिताकरण का प्रयास करते हैं, जो सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर विचार करने वाला एक परिप्रेक्ष्य है। अन्य प्रकार्यवादियों की तरह वह समाज को एक दूसरे को प्रभावित करने वाले परस्पर जुड़े भागों के रूप में देखते हैं। वह संतुलन, एकीकरण और सामाजिक दृढ़ता में रीति-रिवाजों और संस्थानों की भूमिका पर जोर देते हैं। मेर्टन के अनुसार कार्य अनुकूलन या समायोजन में सकारात्मक योगदान देते हैं। अन्य प्रकार्यवादियों से सहमत होते हुए मेर्टन ने 2 टाइपोलॉजी का परिचय दिया, फंक्शन बनाम डिसफंक्शन और प्रकट बनाम अव्यक्त फंक्शंस। कुछ लोगों के विपरीत वह हानिकारक परिणामों वाले कृत्यों को अकार्यात्मक मानता है। समाजशास्त्रियों को यह सवाल करना चाहिए कि क्या परिणाम कार्यात्मक है या निष्क्रिय, यह पहचानते हुए कि संस्थाएं संदर्भों के बीच भिन्न हो सकती हैं। सभी संस्थानों में कार्यों और शिथिलताओं का मिश्रण होता है, उनका समग्र प्रभाव दोनों के बीच संतुलन से निर्धारित होता है। बॉक्स 6.2 प्रकट और अव्यक्त कार्य को साफ करना। प्रकट और अव्यक्त कार्यों का विचार प्रारंभिक समाजशास्त्रीय लेखन से उत्पन्न हुआ है। दुर्खीम ने 1915 में धर्म पर अपने अध्ययन में लोग जानबूझकर क्या करते हैं और उनके समूह कार्यों से अप्रत्याशित रूप से क्या निकलता है के बीच एक रेखा खींची। उदाहरण के लिए, सामूहिक टोटेमिक अनुष्ठानों के दौरान स्पष्ट लक्ष्य टोटेम का सम्मान करना है। हालांकि अनपेक्षित परिणाम एकता की भावना है, जिसे शुरू में पहचाना या नियोजित नहीं किया गया है। संक्षेप में कहें तो प्रकट कार्य ध्यान देने योग्य और अपेक्षित परिणाम है, जबकि अव्यक्त कार्य अनजान और अनपेक्षित परिणाम है। मेर्टन ने 2 भेदों से युक्त 4 प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत करके इस अवधारणा का विस्तार किया: कार्य और शिथिलता, प्रकट और अव्यक्त कार्य। पहले के कार्यात्मकवादियों के विपरीत, जो केवल अव्यक्त कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे, मेर्टन की रूपरेखा पार्सन्स के भव्य सिद्धांत की तरह एक व्यापक सिद्धांत होने के बजाय व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती थी। चिंतन और क्रिया 6.1 रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की क्या मान्यताएं हैं? चिंतन और कार्रवाई 6.1 रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की धारणाएं। परिचय। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे एआर की मान्यताओं पर विचार करने और गहराई से सोचने का काम सौंपा गया है।
मानव विज्ञान के क्षेत्र में रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। एक प्रमुख ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक कार्यात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक सैद्धांतिक ढांचा जो अपने घटक तत्वों के कार्यों और अंतर संबंधों की जांच करके समाज को समझने का प्रयास करता है। इस प्रतिबिंब में मैं रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाली प्रमुख धारणाओं का पता लगाऊंगा, इसके मूलभूत सिद्धांतों और निहितार्थों पर प्रकाश डालूंगा। धारणा एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रकार्यवाद। रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मानता है कि अन्य विज्ञानों की तरह मानव विज्ञान को भी एक वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए। उनका मानना था कि मानवशास्त्रीय अनुसंधान प्राकृतिक विज्ञान में नियोजित वैज्ञानिक तरीकों के समान कठोर, व्यवस्थित और अनुभवजन्य होना चाहिए। यह धारणा मानव समाज के अध्ययन में निष्पक्षता और व्यवस्थित अवलोकन के महत्व पर जोर देते हुए मानव विज्ञान को एक वैध और विश्वसनीय अनुशासन के रूप में स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। धारणा 2 विश्लेषण के आधार के रूप में सामाजिक संरचना। रैडक्लिफ ब्राउन के दृष्टिकोण के केंद्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा है। उनका मानना है कि समाजों को समझने की कुंजी उनकी सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करने में निहित है, रिश्तों और संबंधों के पैटर्न जो व्यक्तियों और समूहों के बीच मौजूद हैं। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना केवल व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि परस्पर संबंधित भागों की एक जटिल प्रणाली है जो सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने के लिए कार्य करती है। धारणा 3 कार्यात्मक एकीकरण। रैडक्लिफ ब्राउन की संरचनात्मक कार्यात्मकता की एक और मौलिक धारणा कार्यात्मक एकीकरण का विचार है। उनका मानना है कि सामाजिक संरचना के भीतर प्रत्येक तत्व एक विशिष्ट कार्य करता है और ये कार्य समाज की समग्र स्थिरता और संतुलन में योगदान करते हैं। ध्यान इस बात पर है कि कैसे समाज के विभिन्न हिस्से आवश्यक कार्यों को पूरा करने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। धारणा 4 सार्वभौमिक प्रकार्यवाद। रैडक्लिफ ब्राउन कुछ सामाजिक संरचनाओं और कार्यों की सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे। उन्होंने माना कि कुछ बुनियादी संरचनाएं और कार्य सभी मानव समाजों के लिए समान थे, भले ही उनकी सांस्कृतिक भिन्नताएं कुछ भी हों। उनके अनुसार यह सार्वभौमिकता उन मूलभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है जिन्हें सभी समाजों को संबोधित करना चाहिए, जैसे कि प्रजनन, समाजीकरण और संसाधन वितरण। धारणा 5 समकालिक विश्लेषण। रैडक्लिफ ब्राउन ने समाजों के अध्ययन के लिए एक समकालिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिसका अर्थ है कि विश्लेषण को ऐतिहासिक परिवर्तनों की जांच करने के बजाय समय में एक विशिष्ट बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह धारणा उनके इस विश्वास में निहित थी कि एक विशिष्ट क्षण में किसी समाज के भीतर कार्यात्मक अंतर्संबंधों को समझने से संतुलन और सुसंगतता की वर्तमान स्थिति में अंतर्दृष्टि मिलती है। धारणा 6 समग्र दृष्टिकोण के रूप में प्रकार्यवाद। रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद में समग्रता एक महत्वपूर्ण धारणा है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी समाज को समझने के लिए व्यक्तिगत तत्वों को अलग-थलग करने के बजाय समग्र रूप से इसकी जांच करने की आवश्यकता है। यह समग्र दृष्टिकोण समाज के भीतर विभिन्न तत्वों की परस्पर निर्भरता को उजागर करते हुए सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं के अंतर्संबंध पर जोर देता है। धारणा 7 सामाजिक व्यवस्था का रखरखाव। रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद मानता है कि सामाजिक संरचनाओं का प्राथमिक कार्य समाज के भीतर व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना है। उनका मानना था कि सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, सद्भाव को बढ़ावा देने और उन संघर्षों को रोकने के लिए विकसित हुई है जो सामाजिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। धारणा 8 सांस्कृतिक विविधता और अनुकूलन।
कुछ सामाजिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता पर जोर देते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने स्वीकार किया कि संस्कृतियां इन संरचनाओं की विशिष्ट अभिव्यक्तियों में भिन्न हो सकती हैं। उन्होंने माना कि सांस्कृतिक विविधता आवश्यक कार्यों को पूरा करते हुए भी अपने अद्वितीय वातावरण को अपनाने वाले समाजों से उत्पन्न होती है। यह परिप्रेक्ष्य कार्यात्मकता के व्यापक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक मतभेदों को पहचानने की अनुमति देता है। धारणा 9, व्यक्तिगत एजेंसी पर सीमित जोर। रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में व्यक्तिगत एजेंसी की भूमिका को कमतर करता है। व्यक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के कार्यों और समग्र संरचनात्मक पैटर्न पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यह धारणा उनके विश्वास को दर्शाती है कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत अभिनेताओं के कार्यों के बजाय साझा मानदंडों और मूल्यों के माध्यम से बनाए रखी जाती है। धारणा 10, विघटनकारी शक्ति के रूप में सामाजिक परिवर्तन। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक परिवर्तन को समाज के स्थापित संतुलन के लिए संभावित रूप से विघटनकारी माना। यह स्वीकार करते हुए कि परिवर्तन अपरिहार्य है, उन्होंने सुझाव दिया कि समाज अपनी सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विरोध करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन मौजूदा कार्यात्मक संतुलन को खतरे में डाल सकते हैं। यह धारणा उनके संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की रूढ़िवादी प्रकृति को रेखांकित करती है। निष्कर्ष। अंत में रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण उन धारणाओं के एक सेट पर बनाया गया है जो मानवविज्ञानी समाजों के अध्ययन के तरीके को आकार देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर जोर से लेकर सार्वभौमिक प्रकार्यवाद में विश्वास तक, रैडक्लिफ ब्राउन की धारणाएं सामाजिक संरचनाओं और उनके कार्यों की जटिलताओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। जबकि उनके दृष्टिकोण को कथित न्यूनतावाद और ऐतिहासिक गतिशीलता की उपेक्षा के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, यह एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बना हुआ है जिसने मानवविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित किया है। चिंतन और क्रिया 6.2 के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के बीच प्रमुख अंतर क्या है? रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की। चिंतन और क्रिया 6.2 रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की के सैद्धांतिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। मानवविज्ञान के क्षेत्र में दो प्रमुख हस्तियां रैडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की ने अपने विशिष्ट सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ अनुशासन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों विद्वान 20वीं सदी की शुरुआत में उभरे और सामाजिक मानवविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिबिंब और विश्लेषण का उद्देश्य रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बीच प्रमुख अंतर का पता लगाना है, जो समाजों और संस्कृतियों के अध्ययन पर उनके विपरीत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद। रैडक्लिफ ब्राउन, एक ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी, अक्सर संरचनात्मक कार्यात्मकता से जुड़े होते हैं, एक सैद्धांतिक ढांचा जो एक सामाजिक प्रणाली के परस्पर संबंधित भागों और उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अध्ययन में निहित था। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं को समझने के महत्व और समाज की स्थिरता और एकजुटता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद का एक प्रमुख पहलू सामाजिक संस्थाओं पर परस्पर संबंधित भागों की प्रणाली के रूप में उनका जोर था। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के प्रत्येक घटक का एक विशिष्ट कार्य होता है और इन भागों के उचित कामकाज से सामाजिक व्यवस्था के समग्र संतुलन में योगदान होता है। रैडक्लिफ ब्राउन के काम में अक्सर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाली अंतर्निहित संरचनाओं को उजागर करने के लिए रिश्तेदारी प्रणालियों, धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक संस्थानों का विश्लेषण शामिल होता था। इसके विपरीत मालिनोवस्की का प्रकार्यवाद।
पोलिश ब्रिटिश मानवविज्ञानी ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की को उनके कार्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मकता के साथ कुछ समानताएं साझा करता है, लेकिन इसके फोकस और कार्यप्रणाली में भिन्न है। विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में व्यक्ति पर जोर देने के कारण मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद को अक्सर कार्यात्मक व्यक्तिवाद कहा जाता है। मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद इस विचार पर आधारित था कि सांस्कृतिक प्रथाएं और संस्थाएं एक समाज के भीतर व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्य करती है। रैडक्लिफ ब्राउन के विपरीत, जिन्होंने सामाजिक संरचनाओं को स्थूल दृष्टिकोण से देखा, मालिनोव्स्की ने व्यक्तियों के सूक्ष्मस्तरीय इंटरैक्शन और व्यवहार में गहराई से प्रवेश किया। उनके फील्डवर्क में, विशेष रूप से चोब्रिएंड द्वीप समूह में, प्रतिभागियों का अवलोकन शामिल था और व्यक्तियों के दैनिक जीवन में रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के कार्यात्मक महत्व को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संस्कृति और समाज पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बीच प्रमुख अंतर संस्कृति और समाज के बीच संबंधों पर उनके दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। रैडक्लिफ ब्राउन की संरचनात्मक कार्यात्मकता व्यापक सामाजिक संरचना और संस्थानों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति रखती है, संस्कृति को साझा मानदंडों और मूल्यों की एक प्रणाली के रूप में देखती है, जो सामाजिक स्थिरता में योगदान करती है। इसके विपरीत, मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद ने समाज के भीतर व्यक्तियों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में संस्कृति के व्यावहारिक कार्यों पर अधिक जोर दिया। रैडक्लिफ ब्राउन के लिए सामाजिक संरचना यह समझने की कुंजी थी कि समाज कैसे संतुलन बनाए रखता है, और उन्होंने अक्सर सामाजिक घटनाओं को आकार देने में व्यक्तिगत कार्यों और प्रेरणाओं के महत्व को कम कर दिया। दूसरी ओर, मालिनोव्स्की ने सांस्कृतिक प्रथाओं को चलाने में व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के महत्व को पहचाना। संस्कृति के कार्यात्मक पहलुओं पर उनका ध्यान यह प्रदर्शित करने पर केंद्रित था कि कैसे रीतिरिवाज और रीतिरिवाज व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे समाज की समग्र स्थिरता में योगदान होता है। पद्धतिगत भिन्नताएं। रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर मानवशास्त्रीय अनुसंधान के प्रति उनके पद्धतिगत दृष्टिकोण में निहित है। रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मकता में अक्सर अधिक अलग और अवलोकन संबंधी रुख शामिल होता है। उन्होंने संस्थानों के कामकाज में सार्वभौमिक पैटर्न की पहचान करने के लिए अंतरसांस्कृतिक तुलनाओं पर भरोसा करते हुए सामाजिक संरचनाओं के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की वकालत की। इसके विपरीत, मालिनोव्स्की ने प्रतिभागियों के अवलोकन और गहन फील्डवर्क का समर्थन किया। उनका मानना था कि किसी समाज को सही मायने में समझने के लिए मानवविज्ञानियों को उन लोगों के बीच रहना होगा जिनका वे अध्ययन कर रहे हैं, उनकी दैनिक गतिविधियों और अनुष्ठानों में भाग लेना चाहिए। यह पद्धतिगत अंतर संस्कृति और समाज को समझने के उनके दृष्टिकोण में व्यापक विचलन को दर्शाता है। रैडक्लिफ ब्राउन एक अधिक अमूर्त, तुलनात्मक लेंस के माध्यम से और मालिनोव्स्की प्रत्यक्ष जुड़ाव और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बाद के मानवशास्त्रीय विचार पर प्रभाव। रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की के बीच सैद्धांतिक मतभेदों का मानवशास्त्रीय विचार के प्रक्षेप पथ पर स्थायी प्रभाव पड़ा। रैडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मकता ने मानवविज्ञान में बाद के संरचनावादी दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार किया, जिसने क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जैसे विचारकों को प्रभावित किया। इस परिप्रेक्ष्य ने व्यक्तिगत संस्कृतियों से परे अंतर्निहित संरचनाओं और पैटर्न की खोज पर जोर दिया। दूसरी ओर, मालिनोव्स्की के कार्यात्मक व्यक्तिवाद ने प्रतीकात्मक मानवविज्ञान और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्लिफोर्ड गीट्स जैसे विद्वानों ने व्यक्तियों द्वारा उनके कार्यों के अर्थ और रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्निहित सांस्कृतिक प्रतीकों पर मालिनोव्स्की के जोर से प्रेरणा ली। निष्कर्ष में ए.आर. के सैद्धांतिक दृष्टिकोण।
मानव विज्ञान के क्षेत्र में रैडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की समाज और संस्कृतियों के अध्ययन पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन की संरचनात्मक कार्यात्मकता सामाजिक संरचनाओं और उनके कार्यों पर केंद्रित है, जो समाज के भीतर भागों के अंतर संबंध पर प्रकाश डालती है। इसके विपरीत मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद व्यक्तिगत स्तर पर गहराई से उतरा और व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने में सांस्कृतिक प्रथाओं के व्यावहारिक कार्यों पर जोर दिया। ये मतभेद सैद्धांतिक ढांचे से परे पद्धतिगत दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुए। रैडक्लिफ ब्राउन ने अलग-अलग अवलोकन और क्रॉस सांस्कृतिक तुलनाओं का समर्थन किया, जबकि मालिनोव्स्की ने गहन प्रतिभागी अवलोकन की वकालत की। इन दोनों मानव विज्ञानियों की विरासत मानवशास्त्रीय विचार के बाद के विकास में स्पष्ट है, जिसने संरचनावादी और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।